नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धर्मापड़ा मर्चेंडाइज स्टोर है हमारा, जिसका कि लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करें और वहाँ चल रहा है 15% का डिस्काउंट 30 अप्रैल तक, तो बिल्कुल सही समय है। पश्चिम बंगाल चुनाव, दो कहानियाँ सुना देता हूँ आपको पहले तो दो कहानियाँ, उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा और बहुत कुछ ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि भाई 2021 के चुनावों में और इस चुनाव में क्या अंतर है। एक कहानी तो ये है कि एक बीरभूम जिले में एक लाभपुर नाम का एक चुनावी क्षेत्र है, जहाँ पे एक सिन्हा साहब, अभिजीत सिन्हा शायद नाम है उनका, वो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी के टिकट। तो वो एक वीडियो में ओपनली कहते हुए दिखाई पड़े कि साहब कि ये टीएमसी कार्यकर्ता है, ये दिन में तो हमारे लिए काम करते हैं और रात में जाके बीजेपी के लिए काम करते हैं। अब ठीक चुनाव के बीच में, बीरभूम में चुनाव जो है वो 29 को है, लेकिन इस समय पूरे जोर शोर से प्रचार चल रहा है और ऐसे बीच में यदि कोई कैंडिडेट इस तरह की बात कहे तो ये क्या दिखा रहा है। एक कहानी। दूसरी कहानी, विधाननगर कमिश्नर ऑफ पुलिस को अचानक चेंज कर दिया गया। अब विधाननगर क्या है? देखिए, कोलकाता, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं ना, जब हम उतरते हैं कोलकाता में तो हम कहाँ उतरते हैं? हम हवाई जहाज से जाते हैं तो हम दमदम पे उतरते हैं। तो दमदम भी कोलकाता में नहीं है, वो भी नॉर्थ 24 परगना में। और फिर वहाँ से जब हम चलते हैं तो हम सॉल्ट लेक, न्यू टाउन, इस तरफ से होते हुए आते हैं, वो भी कोलकाता में नहीं है, वो भी विधाननगर में है। और फिर मान लीजिए आपको उधर जाना है, कहीं आईआईएम वगैरह जाना है, तो फिर आप जाते हैं तो पहले बेहाला, जोका, वहाँ जाते हैं, तो बेहाला भी कोलकाता में नहीं होके वो भी साउथ 24 परगना में। या फिर जादवपुर जाते हैं आप, जादवपुर यूनिवर्सिटी है तो साहब वो भी साउथ 24 परगना में है। तो वास्तव में देखें तो जो कोलकाता मेट्रो है उसका जो विस्तार है वो बड़ा कम है। तो वो विधाननगर यानी सॉल्ट लेक एरिया जो है उसका कमिश्नर ऑफ पुलिस अलग होता है। कमिश्नर ऑफ पुलिस को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि सीईओ वेस्ट बंगाल ने उनके विरुद्ध रिपोर्ट की कि साहब की ये जो है वो बिल्कुल इनएफिशिएंट ऑफिसर है। इनएफिशिएंसी के ग्राउंड पे उनको हटा दिया और ममता दीदी की तरफ से चू नहीं गई। उनका फेवरेट अफसर है वैसे। इस तरह के इनएफिशिएंट ऑफिसर जो तृणमूल काडर के सामने समर्पित रहे, और दूसरा कोई हो, लेफ्ट हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उनके कार्यकर्ताओं के सामने फिलोसोफर किंग बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं प्रशासन में और पुलिस में, और वो सारे के सारे ममता दीदी के फेवरेट हो जाते हैं, क्योंकि काडर जो है वो तृणमूल का ऐसे लोगों को बड़ा पसंद करता है। तो उनको हटा दिया गया। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि दोनों चीज़ें इंटरलिंक भी हो सकती हैं। जो लोग, आप लोग बंगाल से देख रहे हैं, वो मुझे बताएंगे कि क्या ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। क्योंकि जो ईसीआई ने जो सख्ती की है, ख़ासतौर से मनोज अग्रवाल वेस्ट बंगाल काडर के ही है, वहाँ के सीईओ हैं, जून में उनका रिटायरमेंट है, उनको यदि ममता दीदी दोबारा वापस भी आ जाए तो ममता दीदी से कुछ नहीं चाहिए, वो एस सीईओ ही रिटायर होंगे। और दिल्ली में भी उनके मकान है, वो डीडीए के पहले रहे हुए हैं चेयरमैन, तो वहाँ चले जाएंगे, उनको कोई समस्या नहीं है। तो और लेकिन उनको चूँकि वेस्ट बंगाल काडर के तो सब पता है। अब ये दोनों में लिंक क्या है कि क्या जो टीएमसी का जो काडर है वो जो पुराने तौर तरीक़ों से जो चुनाव करवाता था और जीतता था, क्या वो निराश हो गया है कि इस बार वो पुराने तौर तरीके नहीं चलेंगे, और इसलिए वो न केवल न्यूट्रल हो रहा है, रात में जाके बीजेपी वालों के पास बैठ रहा है और उनके साथ में आगे की डील स्ट्राइक करने का प्रयास कर रहा है कि भाई साहब आपकी सरकार आ जाए तो हमारा ध्यान रखना। ऐसा होता है। ऐसा
हर चुनाव में, हर स्टेट में ऐसा होता है। और ख़ास तौर से जहाँ पर इतना अधिक अत्याचार हो और अत्याचार के माध्यम से एक पार्टी लगातार जीत रही हो, वहाँ तो और भी ज़्यादा होता है। ECI ने 3-4 नए इंस्ट्रक्शन जो जारी किए हैं, उसको लेकर तो जो तृणमूल की जो रही सही भी जो उनकी आशा थी, वो भी डूब गई है। वो क्या किए हैं? पहला तो ये किया है कि अब एक सेंट्रल फोर्स का जो बंदा है, वो बूथ में या बूथ के गेट पे, यानी कि जो गेट है, जो दरवाज़ा है, वहाँ पर ऐसे स्थान पर खड़ा होगा जहाँ से वो पूरे बूथ को देख सके। यानी ये मान लीजिए कि वह बूथ के अंदर ही हो गया कि भाई बूथ के अंदर पूरा देख रहा है, तो वहाँ देख सके, तो ये वहाँ पर एक सेंट्रल फोर्स के एक जवान की तैनाती होगी। और वो क्या देखेगा और क्या एक्शन लेगा? 4 लोगों से ज़्यादा किसी भी समय बूथ में एक समय पर नहीं होने चाहिए। 4 लोग क्यों होते हैं? भाई देखिए, वहाँ पर 4 पोलिंग ऑफिसर होते हैं, वो एक एक करके उनका पहला व्यक्ति जो है वो रोल में नाम चेक करता है, दूसरा व्यक्ति जो है ये पोलिंग ऑफिसर 1, 2, 3 और फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर। तो पोलिंग ऑफिसर 1 आपका नाम चेक करता है और शक्ल भी चेक करता है, और शक्ल चेक करने के लिए भी लोग लगाए गए हैं। दूसरा पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 क्या करता है? वो आपका सिग्नेचर कराता है या थंब इम्प्रेशन लेता है। तीसरा जो है वो आपके उंगली में लगाता है स्याही। और चौथा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है वो कंट्रोल यूनिट पे होता है, और जब एक व्यक्ति वोट डाल चुका होता है तब वो जब निकलता है तो फिर ये यहाँ से कंट्रोल यूनिट से आपको वो एक्टिवेट करते हैं वापस, और वापस एक्टिवेट करके फिर आपको कहते हैं जाइए वोट कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई 4 आदमी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 4 आदमी से ज़्यादा होते ही जो सेंट्रल फोर्स वाला, जो फोर्स ऑब्जर्वर कह सकते हैं उसको, सेंट्रल फोर्स ऑब्जर्वर जो खड़ा हुआ है, वो तुरंत ही एक्टिवेट कर देगा सारे मैकेनिज़म्स। एक और इसी में किया है कि भाई ये जो शिकायतें आती हैं ना, इन शिकायतों पे ये कार्य जो है, ये माइक्रो ऑब्जर्वर वगैरह जो है वो रिपोर्ट करते हैं इसी को, तब फिर इसी को निर्णय लेता है। अब चूँकि ये सारे के सारी स्थितियाँ जो हैं वो EC हेडक्वार्टर में दिल्ली में भी देखी जा सकेंगी, तो अब EC ने कहा है कि भाई EC इसमें सुओ मोटो निर्णय भी ले सकेगा। पोलिंग सस्पेंड करनी है, रीपोल करवाना है, ये जितने भी निर्णय है वो EC स्वयं भी इंडिपेंडेंटली ले सकेगा। अब इससे ज़रा आप देखिए, जो लोग कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि साहब कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ये था, ख़ासतौर से जो रिमोट एरियाज़ है उसमें है कि भाई 11-12 बजे के बाद बूथ बंद, खाली जो तृणमूल के एजेंट्स हैं वो अंदर, जो लोग लाइन में खड़े हुए और बाकी अंदर छापा प्रक्रिया चालू। इसीलिए पिछली बार 30% बूथ का कोई CCTV रिकॉर्ड ही नहीं था। इस बार एक और निर्णय जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 30 मिनट से ज़्यादा यदि CCTV बंद रहा, पहले तो ये कि CCTV का जो संचालन है वो अब लोकल पुलिस के हाथ में ना होकर सेंट्रल फोर्स के हाथ में रहेगा, और 30 मिनट से ज़्यादा यदि नहीं चला, 30 मिनट से ज़्यादा यदि CCTV ऑफ रहा तो रीपोल ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक। अच्छा, इसके बाद फिर ये तो हो गया बूथ, छापा बूथ वाला, अंदर छापा बूथ जो होता था वो हो गया। दूसरा आते साहब बूथ जैमिंग। बूथ जैमिंग कैसे होता था? बूथ जैमिंग ऐसे होता था कि 10-11 बजे के आसपास अचानक भीड़ आई, 100-150 लोग आए, तृणमूल के कैडर आए और जाके लाइन में खड़े हो गए, और लाइन में खड़े होके मस्ती करते रहे। लाइन में खड़े, जो पीछे खड़े हैं उनको पता चल गया कि अब उनका वोट देने का नंबर नहीं आएगा। ये 150 लोग जाएंगे, अगर पहुंचेंगे तो वोट डालेंगे, इतने आराम से डालेंगे, इतनी देर तक खड़े रहेंगे कि किसी दूसरे को वोट नहीं डालने थे। अब इसका भी निदान निकाल दिया गया है। अब वो ये है कि साहब अब
जो BLO होगा, BLO के साथ में एक असिस्टेंट होगा, यदि लेडी BLO है तो पुरुष असिस्टेंट होगा, और पुरुष BLO है तो लेडी असिस्टेंट होगी। ये दोनों जो है ये चेक करेंगे, वहीं पर चेक होगा, चेहरा भी चेक होगा, और वहाँ पर सेंट्रल फोर्स का एक व्यक्ति उनके साथ खड़ा रहेगा। जो भी आता है, यदि आप वोटर स्लिप लेके आते हैं तब तो आप सीधे जाइए लाइन में। मैं ये लाइन मैनेजमेंट बता रहा हूँ, लाइन में आप ऑटोमेटिकली नहीं घुस सकते, आपको इसी प्रोसेस से जाना पड़ेगा। और यदि आपके पास वोटर स्लिप नहीं है तो आप आइए, उनके पास में 2 तरह के अल्फ़ाबेटिकल रोल्स हैं, एक बंगाली में होगा, एक इंग्लिश में होगा। उस अल्फ़ाबेटिकल रोल से आपका नाम चेक किया जाएगा। हो सकता है कि आपके पास पुराना कार्ड हो, वोटर कार्ड, लेकिन SIR में आपका नाम निकल गया हो, तो उससे जब चेक हो जाएगा उसके बाद ही आपको अंदर जाने दिया जाएगा। क्या करेंगे भैया? बूथ जैमिंग वाले क्या करेंगे? बूथ जैमिंग का मामला यहाँ ख़त्म हो गया। तीसरा, सोर्स जैमिंग। सोर्स जैमिंग मतलब लोगों को घर से मत निकलने दो। लोगों को घर से इसलिए भी नहीं निकलने देते थे कि जिन लोगों को घर से नहीं निकलने देते थे फिर उनका जो है छापा बूथ कर लेते थे। छापा बूथ तो इधर बंद हो गया, तो वैसे भी इंसेंटिव कम हो गया। लेकिन एक व्यक्ति की भी जैमिंग हुई, यानी कि एक व्यक्ति भी अगर पूरे बूथ के क्षेत्र में से उसको वोट देने से रोका गया उसके घर पर, तो रीपोल होगा। इलेक्शन कमीशन ने ये कह दिया है कि भैया लिबरली रीपोल करो। ये जो पहले जो आपकी एफिशिएंसी नापी जाती थी कि यदि आपके यहाँ रीपोल नहीं हुआ तो आप बड़े एफिशिएंट हैं, वो क्राइटेरिया ख़त्म। क्राइटेरिया केवल एक है कि जो आपको 6 क्राइटेरिया दिए गए हैं उसके अनुसार आपने चुनाव कराया या नहीं कराया, यानी कि नो वायलेंस, नो इंटिमिडेशन, नो इंड्यूसमेंट, नो छप्पा वोटिंग, नो बूथ जैमिंग एंड नो सोर्स जैमिंग। तो भाई वो कहते हैं ना कि भाई तृणमूल क्यों न डरे, तृणमूल क्यों न डरे। फिर आपको ये समझ में आता है कि रहा तृणमूल तो फिर मिलेंगे, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो जो पूरा सिस्टम था ना, वो जो पूरा सिस्टम था पोलिंग मैनेज करने का, पोल मैनेजमेंट का, पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने। साथ में खैर बीजेपी भी मेहनत कर ही रही है, लेकिन बीजेपी के साथ अभी भी दिक्कत तो है ना भाई, उनके जो नंबर ऑफ वॉलंटियर्स या नंबर ऑफ वर्कर्स है वो तृणमूल के मुकाबले तो नहीं है। लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन ने जो ये फ्री और फेयर पोल का इंश्योर किया है, उससे भाजपा पूरी बराबरी में खड़ी है। और फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो फिर क्या होगा, आप स्वयं अनुमान लगा लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।